नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं शाम के 6 बज चुके और मैं हूं आपके साथ न्यूज अपडेट को लेकर विवेक शुक्ला। क्या हुआ मध्य प्रदेश में, क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, ये आपको बताएंगे विस्तार के साथ साथ अपडेट के लिए, क्योंकि अपडेट जानना बेहद जरूरी है। और पहली जो खबर है, ये खबर आपको सुनना और देखना इसलिए चाहिए क्योंकि ये खबर धर्म से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश का धर्म विभाग जो अब तक भोपाल से संचालित होता था, यहीं पर सारे अधिकारी भी बैठते थे और धर्म मेले और आयोजनों को लेकर जो फैसले होते थे यहीं पर हस्ताक्षर होते थे। लेकिन अब ये चीजें बदलने वाली हैं। सिंहस्थ आ रहा है 2028 में, कुंभ का मेला सिंहस्थ लगाया जाएगा उज्जैन में, इसकी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन खास बात यह है कि इसी धर्म नगरी बाबा महाकाल की नगरी में अब धर्म विभाग भी स्थापित होने जा रहा है। सरकार ने इसको लेकर बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यानी मोहन सरकार का मकसद है धर्म नगरी से ही धर्म विभाग चले और सिंहस्थ को लेकर जो तैयारियां चल रही है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी लेट लतीफी ना हो, तुरंत यहां पर निर्णय और तुरंत फाइल साइन हो के काम शुरू हो जाए। तो देखिए कितना बड़ा फैसला और क्या असर पड़ेगा। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोहन यादव सरकार ने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को राजधानी भोपाल से उज्जैन शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। यानी मध्य प्रदेश सरकार के एक प्रमुख विभाग को भोपाल से हटाकर उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। मोहन सरकार के इस फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा कारण सिंहस्थ माना जा रहा है और बाबा महाकाल की नगरी में धार्मिक विभाग का संचालन होगा तो इसका महत्व और प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। एमपी सरकार ने इस आदेश के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इससे पहले ये विभाग भोपाल स्थित संचालनालय सतपुड़ा भवन से संचालित हो रहा था। 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अब राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन से उज्जैन में शिफ्ट किया जाएगा। उज्जैन सिंहस्थ मेला प्राधिकरण में ये भवन अब संचालित होगा, ये जो विभाग है अब संचालित होगा और वहीं से अब पूरे जो इसकी योजनाएं हैं संचालित होंगी। आपको बता दें, इसी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी होती है और जितने भी धर्म से जुड़े या संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होते हैं इसी विभाग से संचालित किए जाते हैं। अब ये विभाग उज्जैन में जब शिफ्ट हो जाएगा तो जितने कर्मचारी होंगे, जितना काम होगा, उज्जैन से किया जाएगा। वैसे तो 2028 में सिंहस्थ होना है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा निर्णय ले लिया गया है ताकि सिंहस्थ के लिए बनाई जा रही कार्य योजना में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही साथ धर्म नगरी से धार्मिक विभाग का संचालन होगा तो धर्म से जुड़े काम जल्दी और आसानी से निपट पाएंगे। जब जब सिंहस्थ पूरे देश में भराता है, चाहे उज्जैन की बात करें तो जब सिंहस्थ का मेला भराएगा तो इसी कार्यालय से बैठ के मॉनिटरिंग की जाएगी। सिंहस्थ को लेकर जितनी भी रूपरेखा तैयार होगी इसी कार्यालय से होगी और समय समय पर बैठकों का जो दौर होगा वो इसी कार्यालय से होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जब उज्जैन आएंगे, धर्मस्व विभाग के साथ बैठक करेंगे तो इसी कार्यालय से बैठकों की रूपरेखा तय होगी। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस फैसले का क्या असर होगा। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग की कौन कौन सी योजनाएं संचालित होती हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन, धार्मिक और सांस्कृतिक मेले का आयोजन, लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन योजना, कैलाश मानसरोवर यात्रा, पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर, श्रीलंका के सीता मंदिर की यात्रा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग कराता है। मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप स्कीम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का संचालन भी अब उज्जैन से ही होगा। यानी मध्य प्रदेश में अब धर्म से जुड़े सारे काम और निर्णय उज्जैन से ही पूरे किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। यानी धर्म से जुड़े हुए हर फैसले अब उज्जैन से ही पूरे होंगे, उज्जैन में ही तमाम अधिकारी बैठेंगे और वहीं पर पूरा विभाग शिफ्ट होने जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सरकार फिर से बनाई, लेकिन लोकसभा में सीटें कुछ कम रहीं। लेकिन खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में 80% बूथों पर पार्टी ने जीत हासिल की थी, पार्टी आगे रही थी, लेकिन 20% बूथों पर पार्टी पिछड़ गई थी और उसका इंपैक्ट सीटों पर भी देखने को मिला है। अब बीजेपी की नई रणनीति यह है कि उन 20% बूथों पर भी पकड़ बनाई जाए ताकि अगले चुनाव में कोई कसर ना रहने पाए। अगला चुनाव 2028 और 2029 में होना है। 2028 में विधानसभा का होना है, 29 में लोकसभा का होना है। तैयारी क्या है, रणनीति क्या है बीजेपी की, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के भले ही 80% बूथों पर जीती हो, लेकिन बचे हुए बूथ क्यों हारे, इसके पीछे के कारणों को तलाशने की कवायद जारी है। पिछले दिनों राजधानी भोपाल में हुई विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी इस पर चिंतन हुआ और रणनीति तैयार की गई। मध्य प्रदेश में हारे हुए बूथों पर मजबूत पकड़ बनाने में भाजपा जुटी हुई है। भाजपा मध्य प्रदेश में 9 जुलाई से 12 जुलाई तक सभी जिलों की कार्य समिति की बैठकें कर रही है। इसके अलावा 10 से 15 जुलाई तक मंडल स्तर पर कार्य समिति की बैठकें भी होंगी। इसके साथ ही हर बूथ पर पार्टी को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। भाजपा के लिए चिंता का सबब है 20% वो बूथ जिन पर हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने ऐसे में तय किया है कि अब शक्ति केंद्रों तक यानी जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको मजबूत किया जाए। उसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है 9 से 12 जुलाई के बीच। ये जिलों में होगा, सारे शीर्ष नेता वहां तक पहुंचेंगे। इसके बाद अगली तारीख यानी 10 से 15 के बीच मंडल स्तर पर जो है मंथन चिंतन होगा, कार्यक्रम होंगे। खास बात यह है कि 28 जुलाई को मोदी के मन की बात का जो आयोजन है वो मंडल स्तरों पर हो, ये तय किया गया है। इसके साथ साथ में ये भी तय किया गया है कि मनोबल किसी भी स्तर पर कमजोर ना हो। मध्य प्रदेश में हुए चुनावों में जिन बूथों पर भाजपा को हार मिली, उन बूथों पर अब आला नेताओं का फोकस बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में भाजपा बूथवार विभिन्न आयोजन करवाएगी। इनमें विधायक और सांसद को भी अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा। इस दरमियान स्थानीय कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। 28 जून को मन की बात कार्यक्रम सभी बूथों पर सुनाने को लेकर भी फोकस है। 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक एक अभियान लिया है कि जिलों की बैठकें होंगी। फिर हमने 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे मंडलों की वृहद बैठकें होंगी, बड़ी बैठकें होंगी। फिर 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जहां जिले की बैठक संपन्न हो जाएगी वो मंडल की बैठक कर सकेंगे। मंडल की बैठक से फ्री हो जाएंगे, शक्ति केंद्र की बैठक करेंगे। तो 20 तारीख तक हमारे शक्ति केंद्रों की बैठक और फिर 28 तारीख को मन की बात और बूथ समिति की बैठक। इनके बीच में हम गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे, कारगिल विजय दिवस मनाएंगे। ऐसे अनेक सारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और हमको जो प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम करना है इसमें भी भागीदारी होगी। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जीवन संगठन है। 365 दिन काम करने वाला कार्यकर्ता इस दल में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बात करें तो उसने भी अब भाजपा की रीति नीति और पैटर्न को अपनाते हुए बैठक, चिंतन, मंथन और कार्यकर्ता प्रबोधन शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी की इस एक्सरसाइज पर कांग्रेस तंज कस रही है। हम लोग इलेक्शन हार जाएं, मगर लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को हम लोग नहीं भूलेंगे। हम उसी परिधि में काम करेंगे और मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं। भाजपा की सच्चाई एक दिन जनता के बीच पूरी तरह सामने आएगी। आधी तो आ चुकी है इस पार्लियामेंट इलेक्शन में। तो वो अहंकार और वो पाखंड उन्हें कितना महंगा पड़ेगा, आने वाले दिन उसको सूचित कर देंगे। कुल मिलाकर ये बात अलग है कि चुनाव में अभी 4 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन बीजेपी की ये कवायद दिखाता है कि 20% हारे हुए बूथों पर भी बीजेपी मेहनत करके प्रदर्शन मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब खबर है भोपाल से, जहां पर राजधानी स्थित सतपुड़ा भवन में आग लगी थी। मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पाया। अब तक बारिश के चलते मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पाया, अधूरा है। और इस बिल्डिंग को ढकने के लिए आप अंदाजा लगाइए, पॉलीथिन का इस्तेमाल किया जा रहा है। समय पर मेंटेनेंस अगर हो जाता तो ऐसी स्थिति से सतपुड़ा भवन को गुजरना नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं और इसी बारिश से परेशान हो रहे हैं। और यही वजह है कि सरकारी इमारत को बचाने के लिए अब पॉलीथिन का सहारा लिया जा रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। लोगों की समस्याओं और उनके कामकाजों का लेखा जोखा रखने वाला सतपुड़ा भवन अब खुद ही अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। राजधानी भोपाल स्थित सतपुड़ा भवन में मेंटेनेंस का काम आज भी पूरा नहीं हो पाया है। सतपुड़ा भवन के मेंटेनेंस का ये काम वैसे तो बारिश के सीजन के पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इसे पॉलिथीन से ढक दिया गया है। सतपुड़ा भवन के 3 फ्लोर को पॉलिथीन से ढका गया है, जिससे बारिश का पानी अंदर न आ सके। समय पर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से सतपुड़ा भवन के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को बारिश से परेशानी होती है। यही वजह है कि सरकारी इमारत को बचाने के लिए पॉलिथीन का सहारा लिया जा रहा है।
मध्य प्रदेश में अजब गजब कारनामे रोजाना देखने के लिए मिल रहे हैं। एक और अजब गजब कारनामा सतपुड़ा की बिल्डिंग को लेकर सामने आया है। ये वही सतपुड़ा की बिल्डिंग है जहां पे पिछले साल 12 जून को आग लग गई थी। बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए 160 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पाया। बारिश के मौसम में अब पॉलीथीन से इस बिल्डिंग को ढका जा रहा है, क्योंकि अंदर कई विभाग हैं और विभागों में काम करने वाले कर्मचारी बारिश से परेशान है। इसलिए ये बड़ी बड़ी पॉलीथीन के सहारे सतपुड़ा बिल्डिंग को ढका गया है। दरअसल सतपुड़ा भवन सहित राजधानी के कई सरकारी भवन हैं जिनका मेंटेनेंस बारिश के पहले किया जाता है और ये मेंटेनेंस का काम पीडब्ल्यूडी विभाग करता है। अब आपको सतपुड़ा भवन की जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल सतपुड़ा भवन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। साल 1982 में 461 लाख रुपए की लागत से इसे बनाया गया था। इस बिल्डिंग में 6 फ्लोर हैं। 20 विभागों के ऑफिस यहाँ से संचालित होते हैं। कई महत्वपूर्ण विभाग के ऑफिस इस बिल्डिंग में हैं। दरअसल सतपुड़ा भवन का मेंटेनेंस इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये भवन पहले कई बार आग की चपेट में आ चुका है, जिसके बाद से यहाँ का मेंटेनेंस का काम जारी है। लेकिन अभी तक यहाँ मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाया है और अब पॉलिथीन का सहारा लेकर इन इमारतों को ढककर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब देखेंगे कि सतपुड़ा भवन की तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल में किस तरीके से पॉलीथीन को कवर करके इस ऑफिस को कर्मचारियों को बैठने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि करीब 1 साल पूरा होने के बाद मेंटेनेंस अब तक नहीं हो पाया है। आखिर क्या वजह है? लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों के बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है तो और सबसे बड़ी बात है कि जब बारिश हो रही है तो इसी पॉलीथीन के सहारे सरकारी भवनों में काम चल रहा है। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। विकास के लाखों दावों के बीच मुरैना का मोहनपुरा गांव एक ऐसा गांव है जहां पर शमशान पहुंचने तक का रास्ता ही नहीं है। जीवित तो जीवित, मृत लोगों के लिए भी अंतिम संस्कार के लिए जब वहां पर पहुंचना पड़ता है तो बड़ा संघर्ष हो जाता है। हालात ये हैं कि ग्रामीण अस्थायी शेड लगाकर अपनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शवों को वहां लाया जाता, लेकिन बड़े ही ऊबड़ खाबड़ रास्ते से। ऐसे एक अंतिम संस्कार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोहनपुर गांव में एक महिला की मौत हो गई। दोपहर बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन बारिश के चलते परिजन इंतजार करते रहे। कई घंटों के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मजबूर होकर फिर परिजन सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार उनको करना पड़ा। गाँव वाले मजबूर हैं, परेशान हैं, क्योंकि गाँव में शमशान नहीं है और शमशान पहुँचने का रास्ता नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल बारिश में यही हालात बनते हैं। प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया है। मैं सीओ जनपद से बात करता हूँ कि व्यवस्था बनाई जाए, इस तरह की समस्या ना आए। देखिए, अम्बापुरसा का एक मामला आया था तो उसको दिया, उस पर काफ़ी पॉजिटिव चर्चा हुई। सीओ ब्लॉक की और एसडीएम की चर्चा हुई और निदान किया जा रहा है। कुछ अतिक्रमण लोगों ने कर रखे थे, वो कार्रवाई की जा रही है। जैसे भी संज्ञान में मामला आता है करते हैं। कोरियर कंपनी से आया एक कॉल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। कॉल करने वाले साइबर क्रिमिनल्स डिजिटल अरेस्ट कर लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर दे रहे हैं। यानी कि कॉल करके आपके बैंक का खाता साफ कर दिया जा रहा है। इसके लिए उनके निशाने पर ज्यादातर बड़े जो पढ़े लिखे हाई क्लास लोग हैं वो रहते हैं। जागरूकता की कमी है, लोग अपने लाखों रुपए गंवा रहे हैं। आपको आज ऐसा ही साइबर क्रिमिनल केस बताते हैं जो इंदौर से सामने आया है। देखिए इस रिपोर्ट को। सवाल बड़ा है कि आखिर इंदौर शहर को हुआ क्या है। इस शहर से लगातार हाउस अरेस्ट कर ठगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन फिर भी लोग साइबर ठगों के जाल में फंस रहे हैं। अब साइबर ठगों ने कंपनी सेक्रेटरी को अपने शिकंजे में लिया है। सीएस को हाउस अरेस्ट कर 7 लाख रुपए जालसाजों ने ठग लिए। सोचिए, कंपनी सेक्रेटरी कुछ भी ना कर सकी और देखते ही देखते 7 लाख रुपए गायब हो गए। साइबर ठगों ने सीएस को कस्टम विभाग, पुलिस, सीबीआई, इंटरपोल, यहाँ तक कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों का ऐसा खौफ दिखाया कि वो कुछ समझ नहीं सकी और जो कहा वो करती गई। उसके पास में एक दिन कुरियर कंपनी से कॉल आता है कि आपने कुरियर किया है जिसमें कुछ इलीगल चीज़ें मिली हैं, ड्रग्स, करेंसी,
पासपोर्ट्स वगैरह। तो आपने ये सामान भेजा था, तो हम आपको कस्टम डिपार्टमेंट से जोड़ रहे हैं, वो बॉम्बे से आपसे बात करेंगे। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ये सब नहीं भेजा था, कस्टम डिपार्टमेंट का कहना था कि आपको मुंबई आना पड़ेगा अपना बयान दर्ज कराने के लिए। मेरी फ्रेंड ने मना भी किया कि मैं क्यों आऊँ, मैंने नहीं भेजा है ये सब सामान। बोले नहीं, आपको आना पड़ेगा, और अगर आप नहीं आएंगे तो हम आपको ऑनलाइन ही आपका बयान दर्ज कर लेंगे स्काइप के माध्यम से। कैसे बिछाया जाल ये भी जाने। कॉल कर कहा कि आपके भेजे गए कुरियर में ड्रग्स मिला है। डिजिटल तरीके से 72 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। 6 से ज्यादा अकाउंट से 7 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। उन्हें स्काइप के जरिए वीडियो कॉल कर जोड़ा गया और 72 घंटे तक खाने पीने, सोने या बाथरूम जाने के लिए भी अनुमति लेने को कहा। देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को डर दिखा करके किसी तरह से ट्रैप में करने का एक तरीका लोगों ने जो साइबर क्रिमिनल से उन्होंने लगाया है। इसमें अमूमन जो है वो इसी तरह का थ्रेट देने की कोशिश करते हैं कि आपका कोई पार्सल है वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है या कहीं पर कस्टम्स में पकड़ा गया है, और उसमें तुरंत वो बम्बई या दिल्ली या किसी हेडक्वार्टर में आने के लिए लोगों को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। और बाद में यही रहता है कि उनको लगता है कि भाई आप तुरंत बम्बई नहीं आ सकते या दिल्ली नहीं आ सकते, तो आप किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल पे आ जाइए। और अमूमन अभी देखा गया है कि स्काइप टूल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और फिर वहाँ पर जो वर्दीधारी कुछ लोग रहते हैं जो ठग रहते हैं, साइबर ठग हैं, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने लैपटॉप बंद कर दिया या ऐसा कुछ भी करा तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ये मामला पहला नहीं है। डिजिटल हाउस अरेस्ट के आए दिन चौंकाने वाले मामले मिल रहे हैं, जिनमें लोग ऐसे फंसते हैं कि पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं होती। केस नंबर 1, डॉक्टर दंपति को 55 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 8.5 लाख रुपए ठगे। केस नंबर 2, MGM कॉलेज के डॉक्टर को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 3.5 लाख रुपए ठगे। केस नंबर 3, IT कंपनी के अधिकारी को 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 12.5 लाख रुपए ठगे। केस नंबर 4, महिला बैंक अधिकारी को 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 17 लाख रुपए ठगे। हमारा काम आपको सिर्फ खबर बताना नहीं है, बल्कि सतर्क करना भी है। हमने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश की है कि आखिर कैसे साइबर अटैक और हाउस अरेस्ट से बचा जाए। देखिए, ये बेसिकली आपको पहले तो देखते हैं, IVR से कॉल करते हैं आपको। IVR जो होता है ऑडियो जनरेटेड एक बजती है, एक आवाज़ आती है, और आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ओरिजिनल किसी कंपनी का फ़ोन है ये। और आप जैसे ही इसको उठाते हैं वो कहेंगे आपको कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बंद होने वाला है, या आपका ड्रग्स, आपका पार्सल आ रहा था उस पर ड्रग्स कहीं पर उसमें हमने पाए गए। ऐसे अलग अलग तमाम बहाने इन्होंने बना के रखे हुए हैं, उससे आपको डराने की धमकी देते हैं। अब वो कहते हैं अगर आपको बचना है इससे तो आपको एक कंप्लेन, आपका जो केस है, आपको मैं वहाँ पर उसका जो है नंबर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आपका फ़ोन कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और वहाँ पर बात करें आप, उसके बाद आप इससे कुछ सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। इस तरीके से नए नए बहानों से आपको ये डराते हैं। पुलिस का मानना है कि डिजिटल अरेस्ट के ऐसे मामले सिर्फ इंदौर से ही नहीं बल्कि देश के कई शहरों से सामने आ रहे हैं। ये कर रहा था एक स्टूडेंट, उसके साथ भी 3 लाख रुपए का, जो कि 24 घंटे डिजिटली अरेस्ट रहा था। उसके बाद फिर एक मामला सामने आया जिसमें कि एक जो महिला जो युवती थी जो कि डेल कंपनी में बेंगलोर में काम करती थी, उसके साथ 12 लाख रुपए का हाउस अरेस्ट, डिजिटली हाउस अरेस्ट हुआ था, और जिसमें भी लगातार क्राइम ब्रांच काम कर रही है। उसमें 2 केसेज में FIR हो गई है। इसमें इसका वीडियो कॉल के से माध्यम से भी जानकारी मांगी जा रही है। अन्य जो टेक्निकल एविडेंस है जो उन पर भी काम किया है, जल्दी उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये सभी हाईली एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन अवेयर नहीं। इसी वजह से साइबर क्रिमिनल्स के आसान शिकार बन जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस जमाने में सिर्फ पढ़ा लिखा होना ही काफ़ी नहीं, जागरूक भी होना पड़ेगा। साइबर क्रिमिनल्स एक वीडियो कॉल के माध्यम से डिजिटल हाउस अरेस्ट कर आपका बैंक अकाउंट खाली कर देंगे। साइबर क्रिमिनल्स की नज़र ऐसे लोगों पर अधिक है जो विदेश यात्रा करते हैं या जिनका कोई विदेश से संबंध है। ऐसे में रुपए गंवाने के बाद पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। बढ़ते आगे, एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है मंडला से, जहां पर एक शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। अधिकारियों से गुहार पर गुहार लगा रहा है कि मैं जिंदा हूं, मुझे जिंदा मानिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं जीता जागता। मुर्दा कह रहा है साहब तारीख बताइए कि मैं कब जिंदा हो पाऊंगा कागजों में, क्योंकि मैं जिंदा हूं लेकिन कागजों में मुझे मार दिया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स मुर्दा है।
ये हम नहीं कह रहे, ये एक सरकारी कागज की कहानी है जो यही बता रहा है कि एक जिंदा मुर्दा अफसरों से सवाल कर रहा है। साहब तारीख तो बता दीजिए कि मैं कब जिंदा हो जाऊंगा। जिंदा मुर्दा की अजब पहेली मंडला जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर खलवारा गांव की है, जहां एक 40 साल के कमल सिंह को समग्र आईडी समेत कई सरकारी कागजों में 2018 से मुर्दा बना दिया गया और साल 2019 में उसका सत्यापन भी कर दिया गया, जिसे सुन कमल सिंह और उनके परिवार के होश उड़ गए। मेरे को लड़के ने पढ़ाने के लिए मंगा रहे हैं अभी बच्चों के लिए, तो बहुत हैरान हो रहा है। क्या मंगा रहे हैं? संबल कार्ड। तो आपका संबल कार्ड क्यों नहीं बन रहा है? इसमें तो मार दिया है। अच्छा, इसमें रिकॉर्ड में आपको मार दिए हैं, आपकी मृत्यु बता रहे हैं वो। तो अभी पंचायत जब आप गए थे तो उन्होंने क्या बताया? कह रहा है बनेगा बनेगा, बहुत दिन हो गया जाते जाते। और आपने उनको ये नहीं बताया कि आपने हमें मार दिया तो ये कब जिंदा करेंगे? तब हो जाएगा बहुत दिन। तो रिकॉर्ड में आप मर गए हैं, तो अभी आपने कलेक्टर को आवेदन दिया है? अभी नहीं दिया, टाइम अभी तो पहुंचा हूँ। अच्छा। पैदल आते हैं, खलवा से 5 किलो रिंगा अच्छा। गाड़ी में आए, फिर पैदल। अच्छा, कुछ हमारे पास वाहन है, कुछ नहीं है। जब कमल सिंह को इस बात की जानकारी लगी, तब से कमल दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाने को मजबूर हैं और सरकारी अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने जांच कराने का आश्वासन दिया है। कल दिनांक 3 जुलाई 24 को कमल के द्वारा एक आवेदन पत्र इस संबंध में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि कल हमारे ऑफिस में कल ही इस संबंध में आवेदन मिला है। इसकी एक टीम बना के और जांच करके जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। 3 जुलाई को यही आवेदन कल ही प्राप्त हुआ है और विस्तृत जांच करके ही निष्कर्ष पे आएंगे कि क्या वास्तविकता क्या है। एक जिंदा शख्स जो कागजों में मृत करार दे दिया गया, जिसके बाद अब वो यही सवाल कर रहा है, मैं जिंदा हूँ, सबूत भी मैं ही हूँ, प्रमाण भी मैं ही हूँ। इसके बावजूद भी पीड़ित व्यक्ति की मदद कोई नहीं कर रहा। प्रशासनिक अनदेखी का दंश झेल रहा ये शख्स खुद को जिंदा साबित करने के लिए कई महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, जिसके बाद अब शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। विस्तार न्यूज से प्रफुल्ल तिवारी की रिपोर्ट। और इस बीच एक जबलपुर से बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बताते हैं, निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और कर्मचारियों को राहत मिल गई है। निजी स्कूल के प्रिंसिपल कर्मचारियों को राहत मिलने वाली खबर सामने आ रही है। कर्मचारियों और प्रिंसिपल को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। जिला प्रशासन ने 27 मई को गिरफ्तारी की थी। बड़ी संख्या में लगभग 50 दिन से जेल में बंद है निजी स्कूलों के प्रिंसिपल और कर्मचारी। निजी स्कूलों के मनमानी फीस वृद्धि को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई थी। शासन के नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई। निजी स्कूल संचालकों ने पुस्तक विक्रेताओं और प्रकाशकों के साथ मिलकर अभिभावकों से वसूली की थी और वसूली मनमानी फीस की भी थी और किताब, कॉपी और ड्रेस को लेकर, यूनिफॉर्म को लेकर भी हुई थी। पुस्तक विक्रेताओं से साठगांठ करके अभिभावकों को तय दुकान से किताब, कॉपियां बांटने के लिए बाध्य किया गया। दुर्गेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, राहत तो मिली है, लेकिन जो काम इन्होंने किया था वो काम सवालों के घेरे में था और अभिभावकों को थोड़ी सी राहत उस समय मिली जब उनके पैसे लौटाए गए। अब क्या खबर मिल रही है, किस आधार पर इनको बेल मिली है? बिल्कुल, देखिए, इन्होंने क्योंकि 11 स्कूलों के प्रिंसिपल थे, उनके मैनेजर्स थे, उनके कर्मचारी थे, इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जब इन्होंने हाईकोर्ट में अपनी पिटीशन याचिका दायर की या जमानत याचिका दायर की, तो उन्होंने अपनी याचिका में यही सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि हम एम्प्लॉय हैं, हम उन स्कूलों में कर्मचारी हैं, हम वेतन लेते हैं, हम डिसाइड नहीं करते पॉलिसी, हम ये नहीं डिसाइड करते कि कितनी फीस बढ़ानी चाहिए, कितनी नहीं बढ़ानी चाहिए। लिहाजा इस पूरे मनमानी फीस वसूली में उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बैठता है, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी होती है स्कूल प्रबंधक की या संचालक की। जो कमेटियां होती हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कितनी फीस वसूल रही हैं, वो कितना ले रही हैं। इसमें मैनेजर या प्रिंसिपल लेवल पर कोई डिसाइडिंग फैक्टर सामने नहीं आता और यही एक बड़ा बेस इनकी याचिका में बना, जिसमें यह भी कहा गया कि 50 दिन से ये तकरीबन जेल के अंदर बंद है, लेकिन लॉयल्टी जो है इनकी नहीं बनती है। तो इस आधार को हाईकोर्ट ने भी माना और यही वजह है कि उन्हें जमानत का फिलहाल लाभ दिया गया है। लेकिन निश्चित तौर पर यह मामला भी ठंडा नहीं होगा। बिल्कुल दुर्गेश, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जमानत मिल जाने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि जैसा सिस्टम चल रहा था वैसा चलता रहेगा या फिर कड़ी कार्रवाई होती रहेगी?
देखिए, ये केवल जमानत मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपों से बच गए हैं। ये केवल इन्हें राहत इतनी है कि 50 दिन से जेल में थे तो जेल से बाहर आने का मौका मिल जाएगा, लेकिन चूंकि एफआईआर दर्ज हुई है, जांच अभी जारी रहेगी और अगर इनकी संलिप्तता आगे चलकर पाई जाती है तो दोबारा गिरफ्तारी होने में कोई इसमें दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर अभी ये पूरा मामला जो है जरूर बिल्कुल जांच का विषय है, जांच हो रही है इस पूरे मामले में दुर्गेश, और अब थोड़ी सी राहत इनको जरूर मिली है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वो वैसे तो स्कूल की जो शिक्षा होती है और उसे शिक्षा के चलते स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन क्या हो जब इस मंदिर में बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक ही स्कूल में शराब पीकर पहुंचने लगे। जी हां, एक मास्टर है, शराब पीकर स्कूल पहुंचे हैं। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट आप देखिए। मामला सिंगरौली के बिंदुल ग्राम पंचायत के शासकीय प्राथमिक पाठशाला बिंदुल का है, जहां स्कूल के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने शराब पीकर पहुंचे। मास्टर जी की पोल बच्चों ने खोली और यही नहीं, मास्टर जी ने खुद को बोला कि रोज नहीं कभी कभी पी लेता हूँ। मास्टर जी की पोल खोलने के लिए ग्रामीणों ने एक वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम प्रताप रावत। राम प्रताप रावत। भी मैं जानता हूँ ना, मैं पूरी पृथ्वी कानून तो भी जानता। रोज आप पीते हैं कि कभी कभी? नहीं, कभी कता नहीं, पीने का है ना, कभी कभी पीते हैं। हाँ, कभी कभी है ना, पर ये है कि है ना, मैं आज कितना पी लिए हैं? कुछ नहीं, मान थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बहुत। हाँ, ये है पुतगा साहब, है ना, मैं पूरी पृथ्वी के कानून जानता हूँ। क्या जानता है ना। मामला सामने आया तो स्कूल की शिक्षिका ने भी मास्टर जी की शिकायत करते हुए कहा है कि मास्टर जी ऐसे ही रोज शराब के नशे में आते हैं, क्लास में भी बच्चों को कभी कभी पढ़ाते हैं। मास्टर जी हर दिन शराब के नशे में चूर रहते हैं। प्राथमिक शिक्षक हूँ, मैं अभी आई हूँ, मतलब नवनियुक्ति शिक्षक हूँ। तो ये मतलब मैं जब आई थी ज्वाइनिंग के लिए तब भी ऐसे ही पाए गए थे। इनका नाम है राम प्रताप रावत। हाँ, ये यहीं रहते हैं स्कूल में, कमरा ये लिया है इनने, स्कूल का ही है जो। शराब के नशे में धुत रहने वाले मास्टर जी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। आपको नौकरी करने के लिए बुलाने गए थे? हाँ, मेरे घर गए थे। क्या बोल रहे थे? चलिए नौकरी करिए। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ऐसा अब सामने है, क्या है, हकीकत हमेशा हकीकत रहे ना। मास्टर जी की पोल खोलते हुए ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। मुझे तो मेरे संज्ञान में था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके द्वारा इस संज्ञान में लाई जा रही है। मैं इसकी जांच कराऊंगा और उसको सस्पेंड करूंगा। इस तरह का कोई टीचर मिलता है उसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। स्कूलों में व्यवस्थाओं के भले ही कई दावे किए गए हों, साथ ही तमाम अभियान भी चलाए जा रहे हों, लेकिन अगर बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक ही स्कूलों में शराब पीकर पहुंचेंगे तो बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर खंडवा से खबर है, जहां के जंगल में कब्जा कर चुके माफिया पर कार्रवाई के लिए फॉरेस्ट की टीम पहुंची। फिर क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। जंगल की 7000 एकड़ जमीन पर बोई गई सोयाबीन और मक्का की फसल को हटा दिया गया। दिन ब दिन बढ़ते अतिक्रमण को लेकर सरकार ने यह अभियान चलाया और कड़ी मशक्कत अब सरकार को करनी पड़ रही है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। रोड से फुटपाथ तक, जमीन से लेकर खेत तक, झील, नदी, तालाब तक, जहां तक नजर जाती है अतिक्रमण ही अतिक्रमण। यूं कहें तो जल, जंगल, जमीन, सब पर इंसानों का कब्जा दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है, जिसे सरकार को हटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। ये जो खेत देख रहे हैं आप, जिस पर जेसीबी फसल को हटा रही है, ये कोई 2-4 एकड़ का प्राइवेट खेत नहीं बल्कि 7000 एकड़ के जंगल की जमीन है जो खंडवा में वन विभाग की है। इस पर अतिक्रमणकारियों ने सोयाबीन और मक्के की फसल उगाई, जिसे हटाने की ये कार्रवाई चल रही है। जंगल काट कर किसानी करने वाले, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ खंडवा के जिले के फॉरेस्ट विभाग ने मुहिम छेड़ दी है। ताज़ा मामला ये है कि गुड़ी रेंज में जो अवैध जंगलों को काट कर किसानी की ज़मीन बनाकर उस पर अतिक्रमण किया जा रहा था। फॉरेस्ट की टीम ने यहाँ पर पहुंचकर ऐसे अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा है और लगभग 1500 से ज़्यादा हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को आज़ाद कराया है।
नाहरमाल सेक्टर जंगल में कब्जा कर चुके माफियाओं पर कार्रवाई के लिए फॉरेस्ट टीम पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ 500 जवानों का फोर्स अतिक्रमण हटाने पहुंचा, लेकिन बारिश की वजह से अड़चन आ रही थी। जमीन को माफियाओं से पूरी तरह कब्जा मुक्त करने में 2-3 दिन का वक्त और लग सकता है। प्रशासन की कार्रवाई सुस्त। 10 जून को विभाग की टीम बनाई गई। सिर्फ 1% एरिया में ही कार्रवाई हो पाई। माफिया ने 400 एकड़ में खेती की, सिर्फ 40 एकड़ जमीन से फसल हटाई। फॉरेस्ट की 10,000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा। जंगल को उनका अस्तित्व देने के लिए प्रशासन की कार्रवाई कब तक गति पकड़ेगी, यही सवाल लगातार बना हुआ है। जल जंगल जमीन को आखिर कब अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्ति मिल पाएगी, जिससे आदिवासी चैन की सांस ले पाएं, ये देखना दिलचस्प होगा। वन विभाग की टीम ने गुड़ी रेंज से लगभग 1500 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त करा दिया है। लगभग 7000 से अधिक हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने जंगल काटकर अपना कब्जा कर लिया था। पूरी तरह से इस अभियान को चलने में लगभग 3 दिन का समय लगेगा। फॉरेस्ट विभाग की माने तो 3 दिन के समय में लगभग इन सारे अतिक्रमणकारियों को खदेड़कर भगा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि वन विभाग इस बार इन अतिक्रमणकारियों को भगाने में कितना कामयाब होता है। शेख शकील, विस्तार न्यूज़, खंडवा। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इन दिनों कचरे का ढेर बन चुका है। पिछले 1 हफ्ते से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। शहर की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। शहर में जगह जगह कचरे का ढेर लग चुका है। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं कचरा कलेक्शन किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जगह जगह फैला कचरा, चारों तरफ फैली गंदगी। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि संस्कार धानी जबलपुर की हैं, जहां स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जनता कचरे के ढेर से परेशान है और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जबलपुर शहर में नगर सत्ता ही नहीं और ना ही किसी अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो इस पर ध्यान दे। जबलपुर शहर में पिछले 6 दिनों से कचरा नहीं उठा है, जिसकी वजह से पूरा शहर गंदगी में डूब चुका है। शहरवासी फैलते कचरे से परेशान हैं और पूरे शहर में एक भी कचरा गाड़ी कचरा उठाने नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों के घरों के सामने ही कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है। समय मैं जबलपुर की गोल बाजार में मौजूद हूं, जो सबसे पॉश इलाका कहलाता है। और इस पॉश इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि ठीक सड़क के किनारे ये कचरे का ढेर लगा हुआ है और ऐसे ढेर आपको इस पूरी सड़क में हर 20 फीट की दूरी पर देखने को मिल जाएंगे। ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा पॉश है, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकारी भी इसी क्षेत्र से दिन में कभी ना कभी ज़रूर गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कचरे का ढेर है। क्या स्थिति बन गई है सर? ये कम से कम 4-5 दिनों से बिल्कुल कचरा उठ नहीं रहा है। डॉक्टर स्थापक वाली रोड पर है और हम लोग उन लोगों से परेशान हैं, चूँकि उनको बोलते हैं उसके बाद भी वो कचरा नहीं उठा रहे हैं। कोई ध्यान नहीं देता, प्रशासन नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रही। यहाँ के इवन पार्षद जो हैं वो भी ध्यान नहीं देते हैं। इनको चाहिए कि अगर हड़ताल चल रही है तो कोई दूसरा साधन उपयोग करें। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हर जगह कचरा कीचड़ बदबू कर रहा है ना, अनाज कहीं कुछ सड़ रहा है। दरअसल जबलपुर शहर के ये हालात सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से हुए हैं। जबलपुर शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था की गई है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से कचरा गाड़ी के ड्राइवर, हेल्पर और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें पिछले 3 महीने से कंपनी ने वेतन नहीं दिया और ऐसे में गरीब परिस्थितियों से जूझने वाले लोगों ने हड़ताल का रास्ता अपना लिया है। दरअसल जबलपुर शहर में सफाई व्यवस्था का ठेका एक्सेल कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी ने भी पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दूसरी कंपनी को जबलपुर शहर की सफाई व्यवस्था सौंप दी है। अब इस पूरे मामले पर जबलपुर नगर निगम के अधिकारी कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना है। इसीलिए जबलपुर नगर निगम की कमिश्नर प्रीति यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और फील्ड पर उतरकर सफाई व्यवस्था बनाने में जुट गई हैं। वेतन ना मिलने की वजह से हड़ताल पर हैं या काम नहीं कर रहे हैं, क्या उस पहल में कुछ? ये कंपनी की तरफ से फॉल्ट है, उनको अपने कर्मचारियों को वेतन देना होता है डायरेक्टली,
तो आई थिंक वो लोग इस पर वर्क करेंगे या नहीं करेंगे उसका बेहतर जवाब वो दे पाएंगे। लेकिन अब हमने उनको फाइनल नोटिस भी दिया है और अगर ये कार्रवाई में सुधार नहीं किया जाता है तो बिल्कुल सख्त एक्शन लिए जाएंगे। पिछले 5-6 दिनों से स्वयं ही ये पूरा कार्य कर रहे हैं और डेली मॉनिटरिंग सुबह से लेकर शाम तक होती है इसकी। 2 शिफ्ट में हमने गाड़ियाँ निकाली हैं, 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ निकाली हैं। इधर इस मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। जबलपुर शहर की विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जबलपुर शहर कचरे का ढेर बनता जा रहा है, लेकिन इस ओर ना तो महापौर ध्यान दे रहे हैं, ना ही जिम्मेदार अधिकारी। एक्सेल कंपनी को बढ़ावा देने के लिए लगातार अधिकारी और नगर निगम में बैठे लोग आंख मूंदे शहर की गंदगी को जनता के भरोसे छोड़ दिए हैं। कर्मचारी भी हमारे शहर के हैं और वो अपने हक का पैसा मांग रहे हैं और नगर निगम को उन्हें भुगतान करना ही है, तो नगर निगम डायरेक्ट उनके खाते में पैसा दे सकता था और ठेकेदार पे जो पेनाल्टी लगाना, जो कार्रवाई करना, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। नगर निगम के पास जो पहले से सीमित संसाधन थे, हर वार्ड में 2 टिपर थी, उसके अलावा कहीं कोई नहीं है। आप पता कर लीजिए, एक सर्वे कर लीजिए, जगह जगह शहर में कचरे के ढेर लगे हैं। एक और अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि लोगों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनकी समस्या का समाधान कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको बता दी हैं। आपसे जुड़ी हुई ये सारी बड़ी खबरें थी और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। और शुरुआत रायपुर में, जहां पर शारदा चौक तात्यापारा सड़क चौड़ीकरण का मामला, लगातार इस मामले पर सियासत हो रही है। कल सीएम विष्णुदेव साय से मिलेंगे मेयर और पार्षद। मेयर एजाज ढेबर और एमआईसी सदस्य करेंगे सीएम से चर्चा। 13 जुलाई से चौड़ीकरण को लेकर जुटाया जाएगा जन समर्थन के तहत कांग्रेस पार्षद दल अभियान भी शुरू करेगा। पब्लिक से पूछा जाएगा सड़क चौड़ीकरण हो या ना हो। आप हैरान होंगे कि अभी भी पब्लिक से पूछने की बात यहां पर कही जा रही है, जबकि इसको लेकर सियासत कुछ 1-2 बरस से नहीं, बहुत सालों से हो रही है। और कांकेर से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बिना गुंडा के पास मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली के मारे जाने की भी खबर है। मौके से एक 303 राइफल बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। एक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर मिल रही है। कांकेर से खबर है 303 राइफल भी यहां से बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं। नक्सलियों को ढूंढा जा रहा है। उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है हथियार छोड़ें, नहीं तो फिर इस तरह की मुठभेड़ का सामना उनको करना पड़ेगा और हो भी रहा है। दशकों तक विकास की धारा में बाधक बने नक्सलवाद का अब छत्तीसगढ़ से खात्मा होता दिख रहा है और इसके लिए प्रदेश की साय सरकार का डिजिटल प्रयास भी रंग दिखाने लगा है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है उनको। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार कर रही काम, पुनर्वास नीति को लेकर नक्सलियों से मांगे गए सुझाव, ऑनलाइन QR कोड, गूगल फॉर्म और मेल ID किया जारी, पुनर्वास नीति को लेकर सरकार को मिलने लगे सुझाव में आत्मसमर्पण के बाद घर बसाने जाहिर की इच्छा, आत्मसमर्पण की राशि बढ़ाने मिला सुझाव, स्वरोजगार या फिर नौकरी के लिए मिला सुझाव, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मई में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों की पुनर्वास नीति के लिए ऑनलाइन QR कोड, गूगल फॉर्म और मेल ID जारी करके सुझाव मांगे थे। इसमें अब बड़ी संख्या में फीडबैक मिलने लगे हैं। कुछ नक्सलियों को मोबाइल फोन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। साथ ही नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने के लिए अपील भी की गई है। हालांकि अब ऑनलाइन फीडबैक भी आने शुरू हो चुके हैं। बहुत से सुझाव आए हैं, अजीबोगरीब बातें आई हैं। मैं अब आपको उसमें क्या क्या बताऊं कि शिक्षकों की तनख्वाह भी लूट ले जा रहे हैं नक्सली, वह भी आया है। गांव वालों के घरों से मुर्गे और राशन भी ले जा रहे हैं, वह भी आया है।
अजीब सी बातें, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, असलियत खुलकर सामने आया है। बहुत सारी बातें हैं उसमें, कुछ अन्य बातें भी हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। अभी उनसे कहा गया था कि आप भी अपना कोई विषय हो तो दें, बहुत सारे हैं, अब वो कौन है क्या है सब आइडेंटिफिकेशन किसी का नहीं किया जाएगा, उसमें कोई ये नहीं है। सारे जो जानकारियां हैं, मतलब पहले ही कह दिया गया था कि ये जो जानकारी है ये आप व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए इसके पीछे कोई आइडेंटिफिकेशन का काम ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। प्रदेश के सुदूर अंचल से हमेशा नक्सलियों की बड़ी वारदात की खबरें देखने को मिलती हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक नक्सल मुद्दे की गूंज रही है। इसके लिए प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने नक्सलियों से भी पुनर्वास नीति में बदलाव के लिए सुझाव मांगे हैं। हालांकि सरकार के इस प्रयास पर सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। इस मसले पर सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है, मुख्यमंत्री कंफ्यूज है और गृह मंत्री कंफ्यूज है, क्योंकि नक्सली नीति स्पष्ट नहीं है तो पुनर्वास नीति कैसे स्पष्ट हो सकता है। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों में विकास को गति देने सरकार लगातार प्रयास भी करती रही है। वहीं कैंप स्थापित कर नक्सलियों को पीछे धकेलने का काम भी सरकार ने किया है। बीजेपी की सरकार अब नक्सलियों को सीधे संवाद करने के लिए आमंत्रित कर रही है। वहीं सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पुनर्वास नीति को लेकर आ रहे सुझाव पर सरकार कितना अमल कर पाती है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। तो नक्सलियों के खात्मे को लेकर सरकार प्रयासरत है। दो ऑप्शन हैं, बार बार हम आपको इस बात को बताते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण ये है नक्सलवाद खत्म हो छत्तीसगढ़ से, और इसी को लेकर सरकार तमाम प्रयास कर भी रही है। नक्सलियों की मांग भी सुन रही है और जो बात सरकार की नक्सली नहीं मान रहे हैं उनको फिर ठिकाने भी लगाया जा रहा है। अब खबर है दुर्ग से, जहां के मुड़पार गांव के लोगों का जीवन जैसे भूकंप के झटकों के बीच गुजर रहा है। घर हिलने लगते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और एक तरह से जीवन भी हिचकोले खा रहा है। आखिर क्यों इस गांव के लोगों का दर्द ये अब तक सामने आया है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। जब जब पत्थर खदानों में ब्लास्ट होता है, मुड़पार गांव का घर घर कांपने लगता है, दीवारें हिलने लगती हैं, छत कपकपाने लगती है। पत्थर खदानों में होने वाले ब्लास्ट यहाँ के लोगों की जिंदगी की चूलें हिला देती हैं। कई दफा ब्लास्टिंग से निकलने वाले पत्थर लोगों के घरों में गिरते हैं तो जान पर भी बनाती है। एक ऐसा ही पत्थर राम यादव के घर जा गिरा था जिसमें उनके परिवार वाले बाल बाल बचे। इसके बाद राम यादव ने इस मामले की शिकायत पुलिस में की। उतई थाना क्षेत्र गांव मुड़पार में संचालित एक खदान पे विस्फोट के बाद वहाँ से पत्थर उछलकर एक प्रार्थी के घर पे जाके गिरा है, जिसको उसको आर्थिक नुकसान हुआ है। उसके आवेदन पर यहाँ क्रशर के संचालक और ब्लास्टिंग कंपनी के एजेंट या अभिकर्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज है। कई बार गांव के ग्रामीण इस मामले में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही रहता है। अब इस मामले में शिकायत हुई है तो क्या एक्शन होता है, ये देखने वाली बात है। दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। उधर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 5 महीने में 25 मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है और इनमें 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। किसी मेडिकल स्टोर ने बिना डॉक्टर के पर्ची के कोडी सिरप और दूसरी नशीली दवाएं बेच दी, तो किसी ने अलग अलग तरह से नियम तोड़े हैं और यही वजह है कि 25 मेडिकल स्टोर्स पर यह कार्रवाई की गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर रविंद्र गेंदले का कहना है कि पुलिस और उनका साथ मिलकर नशे के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। बिलासपुर में ये अवैध गतिविधि चलने नहीं दी जाएगी। बलरामपुर जिले से खबर है, जहां पर वाड्रफ नगर में बीजाकुरा गांव की प्राथमिक पाठशाला तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। सोचिए आप, सड़क नहीं है स्कूल पहुंच सके बच्चे। यहां बच्चे नाला पगडंडी के रास्ते होते हुए किसी तरह से स्कूल पहुंचते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ना तो है, भविष्य संवारना है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन जिम्मेदारों को यह तय करना है कि बच्चे स्कूल तक सही सलामत पहुंचे। बच्चों के साथ ही शिक्षक भी परेशान है। दूसरी तरफ यहां पीने के पानी की भी समस्या है। सोचिए आप, एक तो पहुंचने का रास्ता नहीं, दूसरी तरफ पीने के पानी की समस्या है। क्या हालात हैं इस स्कूल के, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र स्थित बीजाकुरा गांव की प्राथमिक पाठशाला तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। यहाँ बच्चे नाला और पगडंडी के रास्ते से होते हुए किसी तरीके से तालीम हासिल करने पहुंच रहे हैं। इससे बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पीने के पानी की भी काफी समस्या है। बच्चों को पीने का पानी कुएं में जाकर पीना पड़ रहा है। इस गांव के स्कूल की हालत ऐसी तब है जब यहां आज से 32 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इस गांव की सूरत तक नहीं बदली। वाड्रफ नगर क्षेत्र का आश्रित गांव है बीजाकुरा गांव। इस गांव के पटेल पारा के प्राथमिक पाठशाला भवन तक पहुंचने के लिए अब तक सड़क ही नहीं बनी। स्कूल में 25 बच्चे पढ़ाई करते हैं और इस स्कूल के बाजू में ही आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है, जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चों को रखा जा रहा है। लेकिन सड़क नहीं होने के कारण बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी तरफ इसकी जानकारी अफसर को भी है, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले दिनों में वो इसके लिए प्रयास करेंगे। इस स्कूल का जायजा क्षेत्रीय विधायक शकुंतला पोर्ते ने भी लिया और उन्होंने भी शिक्षकों के साथ बच्चों को भरोसा दिलाया है कि यहाँ स्थित नाला में पुल और सड़क का निर्माण उनके द्वारा प्राथमिकता के साथ करवाया जाएगा। यहाँ के जो स्कूल हैं वहाँ तक पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप हैंडपंप देखिए, इस हैंडपंप में पानी नहीं है। पानी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जल स्रोत है वो ठीक नहीं है। तो अगर ऐसे में जल स्रोत जब नहीं रहेगा, जब हैंडपंप की जो गहराई है, इसका जो बोरिंग का जो खुदाई है उसको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आज तक इसके लिए कोई पहल नहीं किया गया। आप देखिए यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है ये टूटा हुआ ये पाइप है, यहाँ से इसका कनेक्शन था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए जो रोड है, बच्चे इसी रास्ते से यहाँ पर स्कूल आते हैं, ऐसा शिक्षकों ने हमें बताया है, लेकिन यहाँ पे रोड ही नहीं है। ये पूरा खेत है, देख सकते हैं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है और यहाँ पे हम खुद अभी चढ़कर इसको किसी मशक्कत के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए कुछ बच्चे इधर से भी उतरते हैं, देखिए कुछ बच्चे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बच्चों का जो आने का जो रास्ता है वो सही नहीं होने के कारण खतरनाक स्थिति हो सकता है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। बीजाकुरा गांव तब सुर्खियों में आया था जब 1992 में यहाँ रिबई पंडो नामक एक व्यक्ति की भूख की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद यहाँ प्रधानमंत्री पहुँचे थे और ये गांव कई सालों तक सुर्खियों में रहा, लेकिन अभी इस गांव की तस्वीर नहीं बदली है। स्कूल तक ही नहीं, गांव के अलग अलग मोहल्ले तक पहुँचाने के लिए बनाई गई सड़कों की हालत बेहद जर्जर है। इस स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने भी कहा कि यहाँ सड़क नहीं होने से समस्या हो रही है। हम यहाँ प्रस्ताव बना के भेजेंगे कलेक्टर सर को और सीओ मैडम को, उसके बाद उनके द्वारा रास्ता बना दिया जाएगा। बच्चों को परेशानी होती है क्योंकि रास्ता नहीं है, पहाड़ गहाड़ है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हो सके तो हम शाला विकास प्रबंध समिति का बैठक लेके प्रस्ताव पारित करके स्कूल के मद से ही हम रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा व्यवस्था और सुलभ शिक्षा के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांवों में शिक्षा राम भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अगली खबर है बेमित्रा से, जहां पर बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मुख्य रूप से बिजली कटौती, बिजली की बढ़ी हुई दरें और तमाम और दूसरे मुद्दे को लेकर यह प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर नगाड़े बजाकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अफसरों को ज्ञापन भी सौंपा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित कर रही है। भाजपा की बैठक इस बार बेहद खास होने वाली है। विस्तारित बैठक में पहली बार प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। आखिर इस बैठक के पीछे मकसद क्या है, क्या मंथन होगा और क्या रणनीति बनेगी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 10 जुलाई को होने वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होने वाली इस बैठक में इस बार मंडल और जिले के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की मौजूदगी में बैठक आयोजित होगी। बैठक में 2 चुनावों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं की सराहना तो होगी ही, उन्हें नगरीय निकाय चुनाव और पंचायतों में बेहतर प्रदर्शन के लिए टास्क भी दिया जाएगा। यही वजह है कि प्रदेश कार्य समिति जैसी अहम इकाई की बैठक में भी इस बार 1600 पदाधिकारियों को शामिल होने का अवसर दिया जा रहा है। बैठक के मुख्य एजेंडे क्या होंगे, उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। कार्य समिति की बैठक के एजेंडे:
जीत के बाद कार्यकर्ताओं का सम्मान। आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को देंगे टास्क। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की बनेगी रणनीति। संगठन को मजबूती देने पर भी होगा मंथन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने और किरण सिंहदेव के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कार्य समिति की बैठक होने वाली है। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के उपचुनाव होने हैं और इसीलिए संगठन की आगामी रणनीतियों और कार्य योजनाओं के लिहाज से भी ये बैठक अहम होगी। बीजेपी को जहां इस बैठक से आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के रिचार्ज होने का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और इसीलिए विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस 6 महीने की सरकार में सरकार बुरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसीलिए इसी घबराहट में और इसी डर के वजह से ये एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए इस तरह का बैठकें भारतीय जनता पार्टी आयोजित कर रही है। इन बैठकों से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि प्रदेश की आम जनता में सरकार के खिलाफ में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बैठक की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। कार्यक्रम स्थल में सरकार कामकाज की प्रदर्शनी भी तैयार कर रही है। तैयारियों का जायजा लेने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव पहुंचे और उन्होंने बैठक के संबंध में जानकारी दी। किरण सिंहदेव ने कहा कि संगठन की आगामी कार्य योजना इस बैठक में तय कर ली जाएगी। बैठक में इस बार मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया है। प्रदेश कार्य समिति इस बार रायपुर में हो रही है। यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ऑडिटोरियम, उनके नाम से जो ऑडिटोरियम है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, साथ ही इस बार जिलाध्यक्षों के साथ साथ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भी रहेंगे, मोर्चों के अध्यक्ष भी रहेंगे, महामंत्री और प्रकोष्ठ हैं हमारे, उनके भी संयोजक, प्रांत के भी और जिले के संयोजक, उनको भी बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। साथ ही हमारे जो विधानसभा के संयोजक, सह संयोजक, लोकसभा स्तर पे हमारे जो चुनाव में संयोजक, सह संयोजक रहे, सभी को आमंत्रित किया है। तो एक बृहद कार्य समिति होने जा रही है। प्रदेश में लगातार मिल रही जीत से उत्साहित बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को नगरीय निकाय और पंचायतों में भी दोहराना चाहती है। यही वजह है कि नए अंदाज में प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। अब इसका कितना असर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो बीजेपी बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सम्मान का बड़ा संदेश देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इन दिनों डायरिया के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बिलासपुर में 50 से 70 डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से मिलने पहुंचे हैं कलेक्टर। मरीज और परिजनों से बात करके जाना है उनका हालचाल। 24 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डायरिया गंदे पानी, दूषित पानी पीने की वजह से होते हैं और एक सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है। फिलहाल बिलासपुर में जो मरीजों की संख्या है ये बढ़ती जा रही है। प्रशासन नजर बनाए हुए है। खुद कलेक्टर ने अस्पताल में जाके मरीज और परिजनों से उनका हालचाल जाना है। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ व्यापम ने स्केड्यूल जारी कर दिया है और ये स्केड्यूल आपको बताते हैं कि किस तरह से होगा। 28 जुलाई से 20 अक्टूबर तक होगा परीक्षा का आयोजन। निर्धारित समय अवधि में ही 8 भर्ती परीक्षाएं संचालित कराई जाएंगी। प्रयोगशाला तकनीशियन, छात्रावास अधीक्षक, मत्स्य निरीक्षक समेत अन्य परीक्षाएं आयोजित होंगी। भर्ती परीक्षाओं के लिए 16 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन दे दिया है। परीक्षाओं का स्केड्यूल 28 जुलाई को सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा, 25 अगस्त को प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा, 25 अगस्त को प्रयोगशाला तकनीशियन की परीक्षा, 15 सितंबर को छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा, 29 सितंबर को लैब टेक्नीशियन की उच्च शिक्षा की परीक्षा होनी है। साथ ही साथ 29 सितंबर को ही मत्स्य निरीक्षक की होगी परीक्षा और 20 अक्टूबर को सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा होगी और 20 अक्टूबर को प्रयोगशाला सहायक कृषि की परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और इसी के साथ न्यूज अपडेट में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए आप विस्तार में।